नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज जो टॉपिक है ये स्पेशली टीजीटी के लिए हमने बनाया है। ये स्पेशली टीजीटी के लिए क्लास है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, छोटी क्लास है। हालांकि मैंने ये क्लास जो है जीआईसी में पढ़ाया था, ये टॉपिक पढ़ाया था, लेकिन वो जीआईसी के लिए था और ये स्पेशली टीजीटी के लिए है। इसलिए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि क्लास पूरी देखेंगे, समझेंगे और साथ साथ नोट्स भी बनाएंगे, क्योंकि इसका पीडीएफ जो है हम सुबह भेजेंगे। अभी रात के 10 बज रहे हैं तो मैं क्लास पढ़ा दे रहा हूँ। स्पेशल मैंने इसको जो है टीजीटी के लिए बनाया है। हालांकि मैंने जो है ये पढ़ाया था, जीआईसी में पढ़ाया था, लेकिन कुछ इसमें कमी की गई है, मुख्तसर इसको कुछ किया गया है टीजीटी के लिए। तो आप लोग पढ़िए, देखिए। नावल का फ़न आपके टीजीटी सिलेबस में है। नावल, सबसे पहले तो आप लोग यही जान लीजिए कि नावल है क्या, नावल आया कहाँ से, नावल का आगाज़ कहाँ से हुआ, इर्तिका इसके बारे में क्या है। तो नावल के फ़न के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो एक्चुअली हमने जो है इसमें कुछ मुख्तसर चीज़ें रखी हैं जो स्पेशली टीजीटी के लिए है। जीआईसी के लिए जो हमने पढ़ाया था वो क्लास यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में, वो देख सकते हैं। लेकिन ये जो क्लास है ये स्पेशली टीजीटी के लिए है। पहला पॉइंट है, नावल अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है। किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ज़ुबान तो अंग्रेज़ी ज़ुबान का है, लेकिन नावल जो है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये ठीक है, ये माना हमने। लेकिन ये आया कहाँ से, इसके बारे में देखिए। अतालवी ज़ुबान के लफ्ज़ नावेला से निकला है। ध्यान दीजिए, अतालवी ज़ुबान के लफ्ज़ नावेला से निकला है। ये क्या? नावल। और नावल अंग्रेज़ी लफ्ज़ है, अंग्रेज़ी ज़ुबान है, जिसके माना क्या होते हैं? इसके माना होते हैं नया, कुछ नया। ठीक है, ये नाम इसलिए रखा गया कि नावल एक नई चीज़ है। ठीक है, तो अगर नावल का कोई मतलब या माना पूछ ले तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि नावल जो लफ्ज़ है, जो ज़ुबान है, वो अंग्रेज़ी ज़ुबान का है लफ्ज़ नावल। लेकिन ये निकला कहाँ से? अतालवी ज़ुबान के एक लफ्ज़ है नावेला, वहाँ से निकला है। ठीक है, तो ये तो हो गई नावल की बात छोटी सी। इसके आगे चलते हैं। उर्दू में नावल अंग्रेज़ी अदब के रास्ते से आया। अंग्रेज़ी अदब के रास्ते से आया उर्दू में जब नावल आया तो ये अंग्रेज़ी अदब के रास्ते से आया। फिर अगला पॉइंट कि अलीगढ़ तहरीक के दौरान उर्दू में सिर्फ नावल का आगाज़ हुआ था। कब हुआ था आगाज़? अलीगढ़ तहरीक के दौरान। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप बिल्कुल छोड़िए नहीं। अलीगढ़ तहरीक के दौरान ही उर्दू में सिर्फ नावल का आगाज़ हो गया था। नावल ज़िंदगी की किताब होती है। क्या होती है? ज़िंदगी की किताब होती है। किसने कहा है ये? D.H. लॉरेंस, एक इंग्लिश आदमी थे ये। इन्होंने कहा कि नावल ज़िंदगी की किताब होती है। वर्जीनिया वेल्फ के मुताबिक, ये भी एक अंग्रेज़ी व्यक्ति हैं, इनके मुताबिक नावल इंसानों से मुताल्लिक़ होते हैं, इसलिए वह ऐसे एहसासात व जज्बात उभारते हैं जिनसे हम हकीकी दुनिया में दो चार होते हैं। समझिए कि वर्जीनिया व वेल्फ ने क्या कहा कि नावल इंसानों से मुताल्लिक़ होते हैं। बिल्कुल होते हैं भाई, इसलिए वो ऐसे एहसासात व जज्बात उभारते हैं जिनसे हम हकीकी दुनिया में दो चार होते हैं, इंसानों की ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं। नावल का कहने का मतलब ये है कि नावल जो होते हैं वो इंसानों की ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं। वहीं पर D.H. लॉरेंस ने क्या कहा था? नावल ज़िंदगी की किताब है। लगभग दोनों का सेम स्टेटमेंट है। तो अगर कभी पूछ लिया जाए कि वर्जीनिया व विल्फ के अनुसार, यानी वर्जीनिया व विल्फ के मुताबिक नावल क्या है, इन्होंने क्या कहा है, तो आप कहेंगे नावल इंसानों से मुताल्लिक़ होते हैं, इसलिए वो ऐसे एहसासात व जज्बात उभारते हैं जिनसे हम हकीकी दुनिया में दो चार होते हैं। वहीं पर D.H. लॉरेंस ने क्या कहा कि नावल ज़िंदगी की किताब है। फिर देखते हैं कि नावल अपनी वसीअ तरीन
तारीफ में ज़िंदगी का शख्सी और रास्त असर है। ये किसने कहा? हेनरी जेम्स, ये भी एक अंग्रेजी व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या कहा है कि नावल अपनी वसीअ तरीन तारीफ में ज़िंदगी का शख्सी और रास्त असर है। ये हेनरी जेम्स ने कहा। तो एक एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसका PDF में भेजूँगा। रोज़मर्रा आँखों के सामने, अगला है कि रोज़मर्रा आँखों के सामने होने वाले वाक़यात को मानोस और मरबूत अंदाज में पेश करने का नाम नावल है। यह किसने कहा? क्लारविज ने कहा। ये भी एक अंग्रेजी व्यक्ति हैं। तो अंग्रेज़ों ने नावल के बारे में, चूँकि नावल है ही अंग्रेज़ी के रास्ते से उर्दू में आया है ना, तो पहले तो अंग्रेज़ों की ही देखेंगे। तो देखो अंग्रेज़ों ने क्या क्या कहा है। पहले तो कहा D.H. लॉरेंस ने, उसके बाद किसने कहा? वर्जीनिया वुल्फ ने कहा, फिर हेनरी जेम्स ने कहा। क्या क्या कहा है देखते चलिए। फिर किसने कहा? क्लारविज ने कहा। क्या कहा क्लारविज ने? रोज़मर्रा आँखों के सामने होने वाले जो वाक़यात हैं इनको मानोस और मरबूत अंदाज में पेश करने का नाम नावल है। फिर वहीं पे डेविड सलील नावल को एक ऐसा फ़नी कारनामा करार दिया है इन्होंने जो हमको एक ज़िंदा दुनिया से मुतारिफ़ करता है, लेकिन ये दुनिया हमारी दुनिया से मुशाबा भी हुआ और क्या है कि जो डेविड सलील हैं इन्होंने क्या कहा है कि नावल को एक ऐसा इन्होंने फ़नी कारनामा करार दिया है कि जो हमको एक ज़िंदा दुनिया से मुतारिफ़ करता है। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने शर्त रख दिया ना। शर्त क्या रख दिया कि लेकिन ये दुनिया हमारी दुनिया से मुशाबा भी हो और अपनी एक अलग अनफरादियत भी रखती हो। यही इन्होंने शर्त रख दिया। इन्होंने कहा तो कि नावल को एक ऐसा जो है फ़नी कारनामा करार दिया है इन्होंने कि जो हमको एक ज़िंदा दुनिया से मुतारिफ़ करता हो, लेकिन इन्होंने शर्त ये रखा लेकिन वो दुनिया जो हमको मुतारिफ़ करता हो वो दुनिया हमारे दुनिया से मुशाबा भी हो और अपनी एक अलग अनफरादियत भी रखती हो। वहीं पर एक और अंग्रेज़ी व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या कहा? पर्सी लेक ने क्या कहा कि नावल को ज़िंदगी की तस्वीर या ज़िंदगी की शबिया करार दिया है। ज़िंदगी लगभग जितने भी लोगों ने कहा ज़िंदगी से जोड़ करके कहा, इसलिए तो कहते हैं कि ज़िंदगी से जुड़ी हुई ये नावल होती है। फिर स्कॉट जेम्स की बारी आई, तो इनके मुताबिक नावल में उन बातों को पेश किया जाता है जो ज़िंदगी की जैसी होती है या इसके मुताबिक होती है। सभी ने ज़िंदगी से जोड़ करके नावल के बारे में कुछ ना कुछ कहा है। फिर एंथोनी, ये भी एक अंग्रेज़ी व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या कहा कि नावल एक ऐसी तस्वीर है जिसमें आम ज़िंदगी, देखो ज़िंदगी जो लफ्ज़ है ना वो सभी के स्टेटमेंट में आया है, जिसमें आम ज़िंदगी की मसर्रत और गम दिखाए जाते हैं ताकि वो तस्वीर जानदार नज़र आए। इस तस्वीर को अगर काबिल तवज्जो बनाया है तो इसे बहुत वसी और हकीकी तशबीहों से मामूर होना चाहिए। ये किसने कहा? ये एंथोनी ट्रलूप ने कहा। अभी तक आप जितने भी स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं ये सब अंग्रेज़ी व्यक्तियों ने कहा है। क्यों अंग्रेज़ी व्यक्तियों का क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि अंग्रेज़ी के रास्ते से ही धीरे धीरे उर्दू में आया नावल खुद एक अंग्रेज़ी लफ्ज़ है, लेकिन ये आया कहाँ से, शुरुआत कहाँ से हुई? अतालवी एक लफ्ज़ था नावेला, वहाँ से ये आया। फिर देखते हैं जोसेफ कॉनराड, इन्होंने नावल को इंसानी क़ुव्वत इजहार की आखिरी हद तक कहा है। ठीक है। फिर है नावल को अहद जदीद का रज़मिया कहा जाता है। अहद जदीद का रज़मिया कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नावल को अहद जदीद का रज़मिया कहा जाता है। फिर है नावल को एक ज़ेबी निगार खाना, नावल को एक ज़ेबी निगार खाना, अब इंग्लिश में अगर कहें उसको तो पॉकेट थिएटर का नाम दिया गया है। तो ये जो चीज़ें थी नावल के फ़न के बारे में और नावल की तारीफ़ के बारे में थी। अब अगले पेज पे चलते हैं, देखें वहाँ क्या लिखा है। ज़्यादा लंबा क्लास नहीं है लेकिन जो भी है बहुत ही ज़रूरी है TGT के लिए। तो अगले पेज पे आप जो है नावल के अज्जाए तरकीबी देख लीजिए, जो एग्ज़ाम में इम्तहानात में पूछ लिया जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है, इसलिए ज़रूरी है। नावल के अज्जाए तरकीबी, पहला है किस्सा, दूसरा प्लाट, तीसरा किरदार निगारी, चौथा मुकालमा निगारी,
5वां मंजर कशी और 6वां नुक्ता नज़र। तो ये अज्जाए तरकीबी है नावल के, पूछ लिया जाता है और इसको क्रम से लगाने, सिलसिलेवार क्रम से लगाने के लिए कह दिया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, किस्सा, प्लाट, किरदार निगारी, मकालमा निगारी, मंजर कशी और नुक्ता नज़र सिलसिलेवार तरीके से लगाने के लिए कह दिया जाता है। तो वहीं पर अगला पॉइंट है कि नावल में शुरू से लेकर आखिर तक एक ही कहानी और एक ही प्लाट होता है। अब ऐसा पूछ लिया जाए कि जिसमें शुरू से लेकर आखिर तक एक ही कहानी एक ही प्लाट होता है, उसको क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाए, मर्शिया, अफसाना, ड्रामा, नावल। तो आप क्या लगाएंगे? आप नावल पर टिक करेंगे। आपके पास बहुत सारी किताबें होंगी, बहुत सारे नोट्स होंगे, तो अब किताबों में, नोट्स में तो सब कुछ लिखा हुआ है, दुनिया भर की चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन क्या आता है, क्या पूछा जाता है, किस पर जोर दिया जाए, ये चीज़ जानने के लिए आपको किसी न किसी जो है, किसी न किसी का शागिर्द बनना ही पड़ेगा। अगला पॉइंट है, नावल में किरदार भी इब्तिदा से आखिर तक एक ही होती है। ठीक है, कहानी भी एक ही होती है, और जब कहानी एक होगी तो किरदार भी एक होंगे, ये तो जाहिर सी बात है। जब कहानी एक होगी तो किरदार भी एक होंगे। हाँ, ये अलग हो सकता है कि नए किरदार उसमें कोई आ जाएं, लेकिन जो और किरदार शुरुआत से जुड़े रहेंगे वो किरदार तो होंगे ही। अब मर जाए कोई, वो अलग बात है। अगला पॉइंट है, नावल में हकीकी और वाक़या हालात, हकीकी और वाक़या हालात जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आते हैं, उनको पेश किया जाता है नावल में। ठीक है, फिर है, नावल के ज़ुबान व बयान में बेहद लचक और वसीयत होती है, वसाअत। ठीक है, नावल के ज़ुबान व बयान में बेहद लचक और वसाअत होती है। ये चीज़, जितने भी पॉइंट लिखे हैं सब, हर पॉइंट से प्रश्न बनाया जा सकता है। अगर मुझे बनाना होता तो मैं ऐसे ऐसे प्रश्न बनाता कि आप कर ही न पाते। तो इस तरह से आप भी सोच सकते हैं। मैं आपकी सोच को बहुत तीखा बनाना चाहता हूँ। इतना जो है पैनी नज़र रहना चाहिए आपका कि छोटी छोटी चीज़ें आपकी नज़रों से जाने न पाएँ। नावल के ज़ुबान और बयान में बेहद लचक और वसाअत होती है। अगला है कि कहानी नावल में रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। मेन नावल में कहानी ही होती है। अगर कहानी अच्छी है तो किरदार भी अच्छे होंगे, तो प्लाट भी अच्छा होगा, नुक्ता नज़र भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। कहानी मेन चीज़ होती है। फिर अगला पॉइंट है, नावल की कहानी हकीकी इंसानों की कहानी जैसी होती है। आपने देखा ही। फिर है अगला, नावल की जगह वहाँ होती है जहाँ तारीख़ के सफ़हे सादा होते हैं। ये किसने कहा है? ये अली अब्बास हुसैनी ने कहा है। तो इनका नाम देकर स्टेटमेंट अगर पूछ लेगा और 4 ऑप्शन दे देगा तो आपको याद होना चाहिए कि नावल की जगह वहाँ होती है जहाँ तारीख़ के सफ़हे सादा होते हैं। किसने कहा? अली अब्बास ने कहा। अब आइए देखते हैं उर्दू नावल का आगाज़ और इर्तिका के बारे में। देखिए, उर्दू में नावल निगारी का आगाज़ 19वीं सदी ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 19वीं सदी ईस्वी में हुआ। अगला पॉइंट है कि डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार और उनके नावल मरातुल उरूस को उर्दू का पहला नावल तस्लीम किया जाता है। ये लाइन आपके लिए बेहद बेहद अहम है, इम्पॉर्टेंट है। ये लाइन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, तो एक बार फिर इस लाइन को हम पढ़ देते हैं कि डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार कहा जाता है। पूछ लिया जाए तो आप तुरंत बताइएगा कि पहला नावल निगार कौन है उर्दू के? डिप्टी नज़ीर अहमद। और उनका जो एक नावल है मरातुल उरूस, इस नावल को कब लिखा गया? 1869 में। इसको क्या कहा जाता है? उर्दू का पहला नावल तस्लीम किया जाता है। फिर अगला पॉइंट है कि कहा जाता है कि नज़ीर अहमद की तख्लीकात उर्दू नावल के नक्शे अव्वल है। नक्शे अव्वल है। कहा जाता है कि नज़ीर अहमद की तख्लीकात, मतलब जो भी इन्होंने लिखा है, इनके तख्लीकात को उर्दू नावल का नक्शे अव्वल कहा जाता है।
अगला पॉइंट है नज़ीर अहमद के नावल मरातुल उरूस, जो इनका एक नावल है जिसको उर्दू का पहला नावल माना जाता है, 1869 में इन्होंने लिखा था मरातुल उरूस को, इसको ही उर्दू का पहला नावल तस्लीम किया जाता है। ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं, ये ऊपर में। फिर अगला पॉइंट कि नज़ीर अहमद के मरातुल उरूस से पहले अब तक 3 किताबों को उर्दू का पहला नावल कहकर पेश किया गया है। कितने किताबों को? 3 किताबों को अब तक उर्दू का पहला नावल कहकर पेश किया गया है। वहीं पर अगला पॉइंट है कि पहली किताब करीमुद्दीन की लिखी हुई ख़त-ए तकदीर 1826 में, और मरातुल उरूस कब लिखा गया? 1869 में। यानी कि जो मरातुल उरूस नज़ीर अहमद के द्वारा लिखा गया नावल, उसके पहले 3 और ऐसी किताबें हैं जिनको ये बताया गया कि ये उर्दू का पहला नावल है। लेकिन किसको तस्लीम किया जाता है? नज़ीर अहमद के जो नावल मरातुल उरूस को उर्दू का पहला नावल तस्लीम किया जाता है। इनके पहले जो पहली किताब थी करीमुद्दीन की लिखी हुई ख़त-ए तकदीर 1826 है, जिसे डॉक्टर महमूद अलवी ने उर्दू का पहला नावल कहकर अपने तवील मुकदमे के साथ दोबारा 1965 में शाये किया। ठीक है साथियों, 1965 में किसने शाये किया? पूछ लिया जा सकता है कि जो करीमुद्दीन की किताब है ख़त-ए तकदीर जो 1826 में लिखी गई थी, वो किसने अपने जो है तवील मुकदमे में के साथ पेश किया? तो आप कहेंगे कि डॉक्टर महमूद इलाही ने उर्दू का पहला नावल कहकर इसे जो है अपने तवील मुकदमे के साथ दोबारा 1965 में पेश किया था। वहीं पर अगला पॉइंट है कि दूसरी किताब मुंशी गुमानी लाल की लिखी हुई, दूसरी किताब जो है वो मुंशी गुमानी लाल की लिखी हुई दिलरुबा, देखिए दिलरुबा, रियाज दिलरुबा है, जिसे डॉक्टर इब्न कंवल पूछ लिया जा सकता है कि जो पहली किताब थी वो तो जो है डॉक्टर महमूद इलाही ने अपने जो है मुकदमे के साथ पेश किया था 1965 में, और जो दूसरी किताब मुंशी गुमानी लाल की थी रियाज दिलरुबा, इसको किसने पेश किया? इसको डॉक्टर इब्न कंवल ने उर्दू नावल का नक्शे अव्वल कहकर पेश किया। ठीक है, तो ये दोनों किताबें सिरे से नावल ही नहीं हैं। ये दोनों जो किताबें हैं, इन दोनों लोगों ने जो पेश किया नावल कहकर, वो सिरे से अगर देखा जाए तो नावल ही नहीं है, क्योंकि नावल की जो खुसूसियात है, नावल के जो अज़ाए तरकीबी हैं, वो सब आप जान चुके हैं, और वो सब विशेषताएं अगर हिंदी में हम कहें, वो सारी विशेषताएं इन दोनों किताब में नहीं पाई जाती। तीसरी किताब देखिए मुंशी सज्जाद हुसैन अंजुमन की नश्तर। अब यहीं पे एक सवाल ये बन सकता है कि नश्तर क्या है? तो अभी आप पढ़ेंगे कि तीसरी किताब मुंशी सज्जाद हुसैन अंजुमन की है जो नश्तर है, जिसका अंग्रेज़ी तर्जुमा करातुलैन हैदर। नश्तर का अंग्रेज़ी तर्जुमा किसने किया? यहाँ एक क्वेश्चन और बन सकता है कि नश्तर जो मुंशी सज्जाद हुसैन की अंजुमन की है नश्तर, उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा किसने किया? तो आप कहेंगे करातुलैन हैदर ने किया। ठीक है, किसमें किया? नॉट गर्ल ए नॉट गर्ल, ठीक, ए नॉट गर्ल, नाच गर्ल के उन्वान से किया था, और अपने मुकदमे में लिखा है कि ये सबसे पहला हिंदुस्तानी नावल है। किसको? नश्तर को। किसकी किताब? मुंशी सज्जाद हुसैन अंजुमन की किताब। किसने अंग्रेजी में तर्जुमा किया? करातुलैन हैदर ने। और अंग्रेजी में तर्जुमा जो किया किस नाम से किया? ए नाच गर्ल के नाम से किया, उन्वान यही था। ठीक, और अपने मुकदमे में लिखा कि ये सबसे पहला हिंदुस्तानी नावल है जो 1790 में लिखा गया। कब लिखा गया? 1790 में लिखा गया। हकीकत ये है कि नश्तर नावल तो है, लेकिन वो मरातुल उरूस के बाद लिखा गया, मरातुल उरूस के बाद लिखा गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप सोचें, अब कंक्लूज़न क्या निकला? कंक्लूज़न यही निकला कि जो मरातुल उरूस है नज़ीर अहमद का, वो सबसे पहला उर्दू का नावल है, तस्लीम भी किया जाता है। तो इस तरह से आप नावल के अज़ाए तरकीबी जान गए, नावल के इर्तिका और आगाज़ को जान गए, नावल की तारीफ़ जान गए, नावल का जो है
मतलब जान गए, निकला कहाँ से ये सब जान गए, तो ये स्पेशली जो है टीजीटी के लिए हमने इस क्लास को बनाया है। ठीक, तो पूरा क्लास देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ एक गुजारिश और है आप लोगों से कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और एक गुजारिश ये भी है कि साथियों, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, उन सभी लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बना सकें। नोट्स बहुत सारे हैं, दुनिया भर के नोट्स मार्केट में हैं। नोट्स से अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते 1 साल बीत जाएगा। ठीक, तो पूरा क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।